मुझे अपने ऑफिस की पार्टी में बहुत ही बोरियत लग रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर थोड़ी देर लॉबी में ठंडी हवा खा लेती हूँ। सबकी नज़रों से बचती हुई मैं लॉबी में पहुँची। वहाँ सच में बहुत अच्छी हवा चल रही थी कि तभी मेरी नज़र मेरी बहन पर पड़ी, जो अभी अभी इसी होटल में एंटर हुई थी। उसे देख मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि मेरी बहन ने तो कहा था कि वह 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही है। फिर वह यहाँ क्या कर रही थी? मैं तुरंत ही उसके पीछे गई, लेकिन मैंने तभी उसे एक आदमी के साथ जाते हुए देखा। वह आदमी मेरी बहन के साथ कुछ सही तरीके से नहीं चल रहा था। वह मेरी बहन को यहाँ वहाँ हाथ लगा रहा था। इस सब से मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा। वह आदमी मेरी बहन को जैसे ही लिफ्ट में लेकर गया, उसने लिफ्ट में ही सब कुछ उसके साथ। ऐसी बेशर्मी देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। मेरा नाम पायल है। मेरे एमबीए का रिज़ल्ट जैसे ही आज आया, मैंने अपने माँ बाबूजी से कहा कि अब मैं बाहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ और अपनी बड़ी बहन का भी हाथ बटाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी बड़ी बहन ने इस घर की बहुत जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन की सारी जिम्मेदारियाँ मैं कुछ कम कर दूँ और वह थोड़ा खुद पर भी ध्यान दे सके। मेरी बात माँ बाबूजी को भी ठीक लगी थी और इसीलिए उन्होंने मुझे मेरी बहन के पास शहर जाने के लिए बोल दिया। दरअसल मैं और मेरी बहन कविता, हम दोनों लड़कियां ही अपने माँ बाप की संतानें हैं। हमारे कोई भी भाई नहीं है। हम एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरी बहन काफ़ी सालों से दूसरे शहर में रह रही है। वह मॉडलिंग का काम करती है और मेरे घर का सारा खर्चा, मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा वही अकेले अपने दम पर उठाती है। गरीबी के चलते मेरी बहन ने काफ़ी साल पहले शहर का रुख कर लिया था, लेकिन जब से दीदी ने नौकरी करना शुरू किया, तब से हमारे घर के हालात अब काफ़ी बेहतर हो गए थे और उनकी वजह से ही आज मैं इतनी अच्छी डिग्री को पूरी कर पाई हूँ। मैंने शाम को ही दीदी को फ़ोन करके बता दिया कि मैं उनके पास आ रही हूँ, क्योंकि अब मुझे नौकरियाँ ढूंढनी हैं। इसके बाद मैं दीदी के पास पहुँच गई। दीदी एक फ़्लैट में रहती थी। वहाँ उन्होंने किराए पर ले रखा था। अपनी बहन से इतने समय के बाद मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरी दीदी भी मुझसे मिलकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। 3-4 दिन तो हम दोनों बहनों ने खूब सारी बातें की, क्योंकि दीदी को भी काम से छुट्टी मिली हुई थी और कविता दीदी ने मुझे तरह तरह की चीज़ें बना बना कर खिलाईं और फिर मुझे शहर भी घुमाया। इसके बाद मैंने शहर की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द ही मुझे शहर की एक सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई, क्योंकि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। शहर का माहौल गांव के माहौल से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है और शहर के लोग भी बहुत अजीब होते हैं। कभी तो कोई बहुत अच्छा लगता है और कभी कोई बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन खैर, अब मुझे इस सब की आदत हो गई थी, क्योंकि एमबीए करने के दौरान मेरा शहर के लोगों से सामना हो चुका था। तो अब मैं अच्छे से समझने लगी थी कि कब कौन आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और कब कौन सच में आपका भला चाहता है। इधर दीदी भी आए दिन अपने सूट्स पर चली जाया करती थी। मुझे उनके काम को लेकर बहुत ही एक्साइटमेंट रहती थी। मुझे लगता था कि सब में दीदी को कितना मज़ा आता होगा, क्योंकि उन्हें हर रोज़ नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं और ढेर सारा मेकअप करने को भी मिलता है। हालांकि मुझे भी नए कपड़े पहनना, मेकअप करना बहुत पसंद था, पर मुझे कभी मेकअप करना आया ही नहीं। एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस लौट कर आई तो देखा कि दीदी तैयार होकर कहीं जा रही थी। मैंने दीदी से पूछा कि वह कहाँ जा रही हैं, तो वह कहने लगी कि वह अपने नए सूट पर जा रही हैं। मैंने देखा था कि अक्सर दीदी अपने काम से रात को ही बाहर जाती थी और काफ़ी देर रात और कभी कभी तो अगले दिन सुबह को ही वापस लौटती थी। इस वजह से जब से मेरी जॉब लगी थी, मुझे दीदी के साथ समय बिताने को मिल ही नहीं रहा था। दीदी को यूं तैयार होता देख मैं जैसे कहीं खो गई। मैंने उनसे कहा कि दीदी, आप कितना बदल गई हैं ना। पहले आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता था, लेकिन देखो अब तो आप खुद से ही सारा मेकअप कितने अच्छे से कर लेती हो
और किसी हीरोइन से कम नहीं दिखती हो। मेरी इस बात पर दीदी ने मेरे सर पर एक चपत लगाई और कहने लगी कि तू भी तो कितना बदल गई है। पहले तो कितनी खामोश रहती थी, लेकिन अब तो बस हर वक्त चपड़ चपड़ करती रहती है। इसके बाद हम दोनों बहनें खिलखिलाकर हंसने लगीं। मैंने दीदी से कहा कि मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाती हूँ, आप कॉफ़ी पीकर ही जाना। कॉफ़ी पीने के बाद दीदी अपने काम पर चली गई और मैं अपने ऑफिस का कुछ काम निपटाने लगी। जब से मैंने जॉब स्टार्ट की थी, तब से मुझे ऑफिस की कई सारी पार्टीज़ में जाना पड़ता था, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, उनमें आए दिन पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाती है, जिस वजह से मुझे रात में अक्सर लौटते हुए बहुत देर हो जाती थी और तब तक दीदी भी अपने काम पर निकल जाया करती थी। लेकिन इस सब से मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी, पर करती भी क्या, अब जो काम था वह करना तो था ही। इसी तरह से एक दिन जब मैं अपने ऑफिस की पार्टी से वापस लौट रही थी, तभी अचानक रास्ते में मुझे कुछ बहुत सजी धजी लड़कियां दिखाई दी। इतनी सारी लड़कियों को एक साथ खड़े हुए देखकर मैं चौंक गई। मैंने ड्राइवर भैया को गाड़ी रोकने के लिए कहा और उनसे पूछा कि ये इतनी लड़कियां इतना ज़्यादा तैयार होकर इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रही हैं। इस पर ड्राइवर भैया न जाने क्यों बिना मुझे कुछ कहे मुस्कुराने लगे। मेरी फ्रेंड शालिनी बोली, पायल, तुम्हें नहीं पता कि वह लड़कियाँ यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? मैंने हैरानी से इनकार करते हुए अपना सर हिला दिया, लेकिन शालिनी ने मेरी बात का उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया और उसने ड्राइवर भैया को चलने के लिए बोल दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो मैंने शालिनी से कहा कि तुम कल क्या कह रही थी उन लड़कियों के बारे में, आखिर वह क्या बात थी? तो वह मुझे आंख मारते हुए कहने लगी, अरे तुझे नहीं पता, वह लड़कियां तो वैसी लड़कियां थीं। मुझे उसके वैसी लड़कियों से वह क्या कहना चाह रही थी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने मुझे बताया कि दरअसल वहाँ पर रात को वो लड़कियाँ खड़ी होती हैं जो अपने ग्राहकों का इंतज़ार कर रही होती हैं। उसकी इस बात से मैं बुरी तरह से चौंक गई। मैंने कहा कि लेकिन ये सब तो मैंने टीवी में हमेशा देखा कि कोठे वगैरह में होता है। तो वह कहने लगी, अरे पागल, शहरों में तो अब ये सब खुलेआम होता है और वह लड़कियां खुलेआम रात के वक्त अपने फिक्स एरियाज़ में जाकर खड़ी हो जाती हैं और वहीं पर जो भी उनके चाहने वाले होते हैं वह वहां आते हैं और उन्हें जो लड़की पसंद आती है उसके साथ ही वह बैठकर चली जाती हैं। शालिनी की इस बात ने मुझे हद से ज़्यादा हैरान कर दिया था। मैंने कहा कि उन्हें डर नहीं लगता? शालिनी कहने लगी कि अगर डरेंगी तो अपना और अपने घर वालों का पेट कैसे पालेंगी। शालिनी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारी वह लड़कियां ना जाने किस मजबूरी से गुजरती होंगी कि उन्हें इस तरह का गिरा हुआ काम करना पड़ रहा था, लेकिन शायद यही जीवन है। शाम को जब मैं वापस घर आई तो आज दीदी मुझे घर पर ही मिली। मैंने उनसे पूछा कि क्या आज उनका कोई काम नहीं है, तो वह कहने लगी कि आज उनकी छुट्टी है। इसके बाद हम दोनों बहनों ने मिलकर एक साथ खाना खाया। फिर मैंने उन्हें बताया कि कल मैंने क्या देखा था। मेरी बात सुनकर दीदी की आंखों में भी आंसू आ गए। वह कहने लगी कि इस दुनिया में बहुत से मजबूर लोग हैं और उन्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसके लिए उनका ज़मीर गवाही नहीं देता। मैंने दीदी से कहा कि हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं जो कम से कम इज़्ज़त की रोटी तो हमें खाने को मिल रही है। उस दिन मुझे दीदी का मूड थोड़ा ठीक लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि यही सही मौका है और मैं उनसे किशोर के बारे में बात कर लेती हूँ। दरअसल किशोर हमारे गांव में ही रहता है। वह बचपन से ही दीदी से प्यार करता आया है। जब से दीदी शहर आई थी वह बहुत ही ज़्यादा उदास रहता था और मुझसे बार बार कहता रहता था कि वह दीदी से मिलना चाहता है। मैंने जब भी दीदी से उसके बारे में बात की तो दीदी ने साफ इनकार कर दिया कि वह उससे मिलना नहीं चाहती। किशोर ने मुझसे कहा कि वह दीदी से शादी करना चाहता है, लेकिन दीदी तो उसके बारे में कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी, जबकि मुझे साफ दिखता था कि मेरी बहन के लिए किशोर से अच्छा लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। मैंने दीदी से एक दो बार पूछा भी कि क्या उन्हें कोई और पसंद है, पर उनका तो कहना था कि वह कभी शादी ही नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि वह कभी शादी ना करें?
मैं भी अपनी दीदी का घर बसते हुए देखना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि वह अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहें। आज दीदी मुझे खुश लग रही थी, तो मैंने उनसे एक बार फिर से किशोर का किस्सा छेड़ कर देखा। मैंने उनसे कहा, दीदी, इस बार जब मैं आपके पास आ रही थी तो किशोर ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसका ये मैसेज आप तक पहुंचा दूं कि वह आपका बेसब्री से गांव में इंतज़ार कर रहा है। मेरी इस बात पर ना जाने एकदम से क्या हुआ, दीदी बुरी तरह से चिढ़ गई और कहने लगी कि मैंने तुमसे पहले भी ना जाने कितनी बार कहा है कि मैं उससे तो क्या कभी किसी से शादी नहीं कर सकती। उनकी इस बात से मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो दीदी कहने लगी, क्योंकि मैं किसी के काबिल नहीं। उनकी ये बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैंने उनसे कहा कि आपको ये लग रहा है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए आप किसी के काबिल नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किशोर को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर आप अपने सर से ये घर की जिम्मेदारियों का बोझ अब पूरी तरह से उतार दें, क्योंकि अब मैं कमाने लगी हूँ और माँ बापू भी अब यही चाहते हैं कि आपका अपना घर बस जाए और आप अपने परिवार के साथ खुश रहें। दीदी ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर दीदी के मन में चल क्या रहा है। इधर जब 2 दिन के लिए मुझे ऑफिस से छुट्टी मिली तो मैंने दीदी से ज़िद की कि वह भी मुझे अपने शूट पर लेकर चलें, क्योंकि मुझे भी देखना था कि वह किस तरह से मॉडलिंग करती हैं। मुझे भी ये सब चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन दीदी ने मुझसे कहा कि उनका जहाँ भी शूट होता है वहाँ पर कोई भी बाहरी इंसान अलाउड नहीं होता। मैंने उनसे कहा कि लेकिन मैं बाहरी इंसान थोड़े ही ना हूँ, मैं तो आपकी बहन हूँ। पर दीदी कहने लगी कि लेकिन उन लोगों के लिए तो तुम बाहरी हो और फिर ये सब हमारे यहाँ पर अलाउड नहीं है। मैं कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई होती हूँ। मैंने उनसे कहा कि तो फिर कम से कम मुझे वह फ़ोटोज़ और वीडियो ही दिखा दो जहाँ पर आप मॉडलिंग करती हो। मेरी इस बात से दीदी कुछ परेशान सी हो गई और कहने लगी कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1-2 दिन में वह सारी तस्वीरें लाकर दिखा दूँगी, क्योंकि वह तस्वीरें कंपनीज़ के पास ही चली जाती हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ उनके पास ही होता है। मैंने कहा ठीक है। 2 दिन के बाद दीदी ने मुझे कुछ अपनी तस्वीरें दिखाईं। वह वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनकी तस्वीरें देखकर तो मेरा भी मन मचलने लगा कि मैं भी मॉडलिंग करूं। इसीलिए शाम को जब मैं ऑफिस से लौट कर आई तो उस वक्त दीदी नीचे सब्जी लेने के लिए गई हुई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज दीदी के कपड़े पहनकर देखती हूँ। मैंने जब उनकी अलमारी खोली तो उसमें एक से एक फैशनेबल ड्रेसेस थीं और वह बहुत ही खुली खुली ड्रेसेस थीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी बहन इतनी खुली ड्रेसेस पहनने लगी है। ऐसी ड्रेस तो मैंने आज तक सिर्फ हीरोइंस को ही पहने हुए देखा था। मैं अपने मन पर काबू ना कर सकी और मैंने उसमें से जो सबसे खुली हुई ड्रेस थी वह पहन ली और फिर मेकअप करने का ट्राई करने लगी। मैं अभी बैठकर मेकअप में देख ही रही थी कि क्या कैसे करना है कि तभी दीदी कमरे में आ गई। उन्होंने जैसे ही मुझे उस ड्रेस में देखा वह बुरी तरह से मुझ पर भड़क उठी। मैंने उनसे कहा कि मैं तो बस ऐसे ही देखना चाहती थी कि मैं इन कपड़ों में कैसी लगूंगी, लेकिन दीदी ने तुरंत ही मुझसे उस ड्रेस को उतारने को बोला। वह कहने लगी कि खबरदार, जो आज के बाद मैंने उनके किसी भी कपड़े को हाथ भी लगाया, वह कभी नहीं चाहती कि मैं उनके कपड़ों को पहनूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं। मैंने उनसे कहा भी कि पहले भी तो मैं आपके कपड़े पहन लिया करती थी, तो आज अगर मैंने आपके ये कपड़े पहन लिए तो इसमें दिक्कत क्या है। पर दीदी तो मेरी किसी भी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी। वह मुझ पर बुरी तरह से गुस्सा होने लगी। कहने लगी कि मैंने कहा ना कि अभी के अभी इस ड्रेस को उतार कर अलमारी में रख दो और आज के बाद मेरी किसी भी ड्रेस को हाथ भी मत लगाना। मैंने तुरंत ही उनके कपड़ों को उतारा और वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और रोना भी कि मेरी बहन कितनी बदल चुकी थी। उसे आज अपनी चीज़ों का इतना घमंड हो गया था कि वह मुझे अपनी चीज़ें हाथ तक नहीं लगाने दे रही थी।
ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं दीदी की कोई भी चीज़ कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। तकरीबन 2 घंटे के बाद दीदी मेरे कमरे में आई और फिर वह मुझे मनाने की कोशिश करने लगी। मैंने उनसे कहा कि अब आप यह नाटक मेरे सामने मत करिए। पहले तो आपने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और आप ऐसे जता रही हैं कि जैसे आपकी तो कोई गलती ही नहीं है, लेकिन आप बहुत ही घमंडी हो चुकी हैं। मुझे नहीं पता था कि आप पर इस शहर का रंग इस कदर चढ़ जाएगा। दीदी मुझसे कहने लगी कि पायल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस इसलिए तुम्हें मना कर रही थी क्योंकि वह ड्रेस मुझे कंपनी की तरफ से दी गई है और वह बहुत महंगी ड्रेस है। अगर वह पहनने से ज़रा सी भी कहीं इधर उधर ख़राब हो जाती तो फिर उसके पैसे चुकाना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। मैंने उनसे कहा कि मैं क्या कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो आपकी ड्रेस एक बार पहनने से ही ख़राब हो जाती। अपने ये बहाने आप अपने पास ही रखिए। कुछ दिन तक तो मैं दीदी से नाराज़ रही, लेकिन आखिर कब तक मैं उनसे नाराज़ रहती। धीरे धीरे मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी, लेकिन अब मैं उनसे बहुत कम बात करती थी। इधर मेरे ऑफिस में एक नए लड़के ने ज्वाइन किया था जिसका नाम अभिमन्यु था। उसकी हेल्प करने के लिए मेरे बॉस ने मुझे ही बोला था, जिसकी वजह से मेरी उससे बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी थी। हम कई बार साथ में बाहर घूमने भी जाने लगे थे और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन महीने गुजर रहे थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हमें पता ही नहीं चला और फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज़ कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं पहले तो अपने घर की कंडीशन को ठीक कर देना चाहती हूँ और अपनी बहन की शादी के बाद ही मैं तुमसे शादी करूँगी। मेरी इस बात पर अभिमन्यु एग्री हो गया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन जब मैं अपने ऑफिस की पार्टी की वजह से एक होटल में गई तो मुझे वहाँ अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन लग रहा था, क्योंकि मुझे कभी भी ऐसी पार्टियों की आदत नहीं थी और अक्सर मैं इस तरह की पार्टीज़ में बोर हो जाया करती थी। इसीलिए थोड़ी देर के बाद मैं सबसे छुपकर बाहर लॉबी में खुली हवा में ठंडी हवा खाने आ गई। अभी मैं खड़ी हुई थी कि तभी वहाँ पर मैंने मेन गेट से अपनी दीदी को होटल के अंदर आते हुए देखा। उन्हें वहाँ उस वक्त देखकर मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि मेरी दीदी ने तो मुझसे कहा था कि वह तो 2 दिनों के लिए शहर से बाहर शूट पर जा रही हैं, फिर वह यहाँ क्या कर रही थी। वह जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तभी उन्हें लेने के लिए एक आदमी आया। वह आदमी उनके साथ बहुत ही अजीब तरह का व्यवहार कर रहा था, जो देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह तुरंत ही उसके साथ होटल के ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगी, जिसके लिए उन्होंने लिफ्ट ली। मैं भी तुरंत ही उनके पीछे गई और मैंने फिर उन्हें लिफ्ट में जो कुछ करते हुए देखा, उससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बहन खुलेआम ये सब कुछ कर रही है, लेकिन क्यों? आखिर वह आदमी कौन है? इसके बाद वह दोनों होटल के एक कमरे के अंदर चले गए। मैं नीचे रिसेप्शन एरिया में उनके बाहर निकलने का इंतज़ार करती रही, लेकिन धीरे धीरे 1 घंटा हो गया था, पर वह लोग अभी तक नहीं आए थे। और इधर ऑफिस की पार्टी ख़त्म हुई तो मेरे सभी दोस्त मुझसे घर चलने को कहने लगे, पर मैंने कह दिया कि मुझे अभी कुछ काम है, मैं थोड़ी देर के बाद चली जाऊंगी। अभिमन्यु ने भी मुझसे कहा कि मुझे आखिर यहाँ पर काम क्या है, तो मैंने उसे झूठा बहाना बना दिया कि मेरी दीदी फ़्लाइट से अभी वापस आ रही है और उसने कहा है कि वह मुझे इसी होटल के बाहर मिल जाएगी, फिर हम दोनों साथ में ही घर वापस जाएंगे। मेरी इस बात पर अभिमन्यु ने यकीन कर लिया और फिर वह भी वहाँ से चला गया। तकरीबन 2 घंटे के बाद वह आदमी और दीदी उस कमरे से बाहर आए। मैं तुरंत ही जाकर एक जगह पर छुप गई। वह आदमी तो चला गया था, लेकिन दीदी अभी भी वहीं पर बैठकर किसी का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद एक दूसरा आदमी आया और वह भी दीदी के साथ ठीक वैसा ही बिहेव कर रहा था जैसा कि वह पहले वाला आदमी कर रहा था। इसके बाद फिर वह दोनों भी होटल के कमरे में चले गए। ये सब होते होते सुबह का 5 बज गया और फिर दीदी और वह आदमी कमरे से बाहर आ गए। मैं इधर गुस्से से बौखलाई हुई थी। जैसे ही वह आदमी गया, मैं खुद पर काबू ना रख सकी
और तुरंत ही अपनी बहन के पास पहुंच गई। मैंने दीदी को धक्का दिया। मेरा जी तो चाह रहा था कि मैं खींचकर उनके गाल पर एक तमाचा लगा दूं, क्योंकि मेरी बहन ने आज जो नीच काम किया था उसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, ना जाने क्या क्या बोला। मेरी बात सुनकर दीदी बुरी तरह से रोने लगी। मैं उन्हें वहीं रोता हुआ छोड़कर वापस फ्लैट पर आ गई और अपना सारा सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैं अपना बैग लेकर चलने को हुई, तभी दीदी भी वापस लौट आई। जब उन्होंने देखा कि मैं उनके फ्लैट को छोड़कर जा रही हूँ, तो वह मुझसे कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने उनसे कहा कि मैं कहीं भी जाऊँगी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता था कि आप इतना घटिया काम कर रही हैं। इस पर दीदी मुझसे कहने लगी कि तुम्हें मुझे जो कुछ भी कहना है कह लो, लेकिन इस तरह से ये फ्लैट छोड़कर मत जाओ। तुम्हें नहीं पता ये शहर और इस शहर के लोग कितने खतरनाक होते हैं। जैसे ही अकेली लड़की को देखते हैं, उस पर अपनी गिद्ध की नज़रें डालकर उसकी ज़िंदगी खराब करने पर तुल जाते हैं। मैंने कहा कि और जो आप कर रही हैं वह क्या कुछ अलग है? आप भी तो उन्हीं शहर वालों में से एक बन गई हैं। दीदी कहने लगी कि हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं भी उनके जैसी ही बन गई हूँ। लेकिन जानना नहीं चाहोगी कि मैं ऐसी क्यों बन गई हूँ? इसके बाद दीदी ने मुझसे कहा कि तुम्हें याद है हमारे गांव के वह रमेश काका, जिन्होंने मुझसे कहा था कि वह मुझे शहर में नौकरी दिला देंगे। उन पर ही भरोसा करके मैं यहाँ शहर में आ गई, और जब उन्होंने मुझे जिस कंपनी में साफ़ सफाई का काम करने के लिए भेजा था, तो वहाँ के मालिक ने मेरे सामने ये शर्त रखी कि अगर मैं उसके साथ एक रात गुजारने को तैयार हो जाऊँ तो वह मुझे ये काम दे देगा। उसकी बात सुनकर मैं तुरंत ही उसे खरी खोटी सुनाकर वापस लौट आई। लेकिन इधर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि गांव में हमारी सारी ज़मीनें बिक चुकी थीं। बस एक ही ऐसा ज़मीन का हिस्सा बचा था जिसके सहारे हम अपनी ज़िंदगी काट सकते थे, लेकिन वह भी ज़मींदार के यहाँ गिरवी पड़ी थी। ऊपर से बाबा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच मेरे पास माँ का फ़ोन आया। मैंने सोचा कि मैं उन्हें बता दूंगी कि यहाँ पर सब धोखेबाज हैं, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही उधर से माँ के रोने की आवाज़ आने लगी थी। वह कहने लगी कि बेटा, तुम्हें जहाँ भी नौकरी मिली है वहाँ उन लोगों से मदद मांग लो। उनसे कह दो कि तुम काम करके उनका सारा रुपया चुका दोगी, क्योंकि तुम्हारे बाबा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें हमने अस्पताल में भर्ती कराया है, और डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन के लिए बोला है। हमें जल्द ही 3 लाख रुपए चाहिए। अगर ये 3 लाख रुपए जमा नहीं किए तो तुम्हारे बाबा हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। माँ की ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का वह कठिन फैसला लिया जिससे मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। बाबूजी की जान बचाने के खातिर मैं वापस उस आदमी के पास लौट गई, और उस आदमी ने एक रात के बदले में मुझे 3 लाख की रकम पकड़ा दी, जिससे बाबा की ज़िंदगी बच गई। लेकिन उस एक रात की वजह से मुझ पर एक ठप्पा लग गया था, और फिर उस ठप्पे ने मुझे इस दलदल में धकेल दिया। इसके बाद वह सिर्फ एक रात न जाने कितनी ही रातों में बदल गई। इस शहर में कोई किसी को बिना मतलब सहारा नहीं देता। मेरे सामने इस काम को करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, और फिर मैंने भी इस सब से समझौता कर लिया और इसे अपनी किस्मत मानकर अपना लिया। अगर मैं किसी भी जगह पर पूरी मेहनत ईमानदारी से पूरे महीने काम करती, तब भी मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जितना पैसा मुझे यहाँ एक रात में मिल जाता है। अपने माँ बाप की गरीबी को दूर करने और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली। लेकिन मैं करती भी क्या? आखिर मुझे अपने माँ बाप की परवरिश का कर्ज भी तो चुकाना था, और फिर इधर तेरी पढ़ाई भी थी जिसकी जिम्मेदारी मुझे उठानी थी। दीदी की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और उन्हें गले से लगा लिया। वह मुझसे कहने लगी, पायल, मैं सच कहती हूँ, जिस दिन से मैंने ये सब करना शुरू किया है आज तक मैं सुकून की नींद नहीं सोई हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अब इस दलदल में ऐसी समा गई हूँ कि इससे बाहर निकलना मेरे लिए नामुमकिन है। मैंने दीदी से कहा कि कुछ नामुमकिन नहीं है, आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए। आज के बाद से आप ये सब कुछ नहीं करेंगी। अब आपकी बहन इस काबिल बन चुकी है
कि वह सारी जिम्मेदारी उठा सकती है और फिर अब हमारे पास पैसों की कोई खास कमी नहीं है। आप गांव वापस चलिए, वहाँ किशोर न जाने कब से आपका इंतज़ार कर रहा है। दीदी कहने लगी कि मैं तुझे इसीलिए बार बार शादी के लिए मना कर रही थी, क्योंकि मैं किशोर तो क्या, किसी के लिए भी शादी के काबिल नहीं बची हूँ। और फिर किशोर का सच्चा प्यार पाने के काबिल मैं नहीं हूँ। उसे तो कोई ऐसी लड़की मिलनी चाहिए जो बिल्कुल साफ पाक हो, जिसके दामन पर कोई छींटा ना हो, ना कि मेरी तरह गंदगी में लिपटी हुई। मैंने दीदी से कहा कि खबरदार, आपने जो ऐसे शब्द अपने लिए इस्तेमाल किए, आपने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया। मैंने दीदी से कहा कि अब हम कल ही वापस गांव चले जाएंगे। दीदी कहने लगी कि मैं वापस गांव नहीं जा सकती, क्योंकि मैं माँ बाबूजी को क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरी ज़िंदगी का ये काला सच मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि एक बार आप किशोर से शादी कर लेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दीदी तो शादी करने को तैयार ही नहीं थी। वह कहने लगी कि मैंने तुझे कहा ना कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। दीदी का इतना कहना था कि तभी पीछे से किसी ने कहा कि लायक हो, तुम तो हमेशा से मेरे लिए ही बनी हो। हमने जब पीछे पलट कर देखा तो पीछे किशोर खड़ा हुआ था। उसे वहाँ देखकर हम दोनों बुरी तरह से चौंक गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि किशोर अचानक से यहाँ कैसे आ गया। तो उसने बताया कि दीदी तो उससे मिलने गांव जा ही नहीं रही थी और वह उनका इंतज़ार कर कर के थक चुका था, इसीलिए वह खुद ही शहर चला आया। मैंने उसे काफ़ी पहले बताया था कि दीदी का एड्रेस क्या है और ये भी बता दिया था कि हमारे फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी हम डोर मैट के नीचे रखते हैं, और इसीलिए वह कब फ्लैट के अंदर आ गया हमें पता ही नहीं चला। किशोर ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। वह दीदी के कदमों में बैठ गया और उनके दोनों हाथों को थाम कर कहने लगा, कविता, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। दीदी ने कहा कि लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरे साथ न जाने कितने ही। दीदी के इतना कहते ही किशोर ने अपना हाथ दीदी के मुंह पर रख दिया। उसने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ, और मेरे लिए तुम हमेशा वही पायल हो जिसके साथ मैं बचपन से शादी करने का सपना देखता आया था। दीदी किशोर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद हम सभी गांव वापस लौट गए। मैंने अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और इसी बीच हम सब ने मिलकर दीदी और किशोर की शादी करवा दी। आज दीदी गांव में किशोर के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही है और किशोर की मदद से वह अपने घटिया अतीत को धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रही है। मैं भी शहर वापस लौट आई हूँ ताकि अब अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को निभा सकूँ। मेरी बहन ने हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी उसकी एहसानमंद रहूँगी। दोस्तों, इस दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा पाप होता है। अगर आप गरीब हैं तो हर कोई आपको कीड़े मकोड़े के समान समझता है, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इसीलिए आज जो पैसे वाला है वह और पैसे वाला हो रहा है और जो गरीब है वह और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, जबकि इंसान का जन्म हमें बहुत ही किस्मत से मिलता है। इसीलिए हमें अपनी इंसानियत को ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि इंसान का इंसानियत से भरोसा ना उठ सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।